राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा कि किसी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के लिए भी, किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। अब जब राउल्ट ने यह लॉ दिया तो उन्होंने बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते वक्त ना तो कोई हीट इवॉल्व होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज व्हाइल मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट्स शुड बी जीरो। राउल्ट ने कहा कि सॉल्यूशन बनाने के ठीक पहले जो टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम उतना ही रहता है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी जीरो। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के इन सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है और वो भी हर कंडीशन में, यानी हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, वो सॉल्यूशंस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए बराबर होना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी बराबर होना चाहिए पी नॉट बी एक्स बी के, चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर हो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो उसके, और ये भी बराबर हो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा जब उसमें सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन के बराबर हो, और वो अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन के भी बराबर हो। आप जानते हैं कि बॉयज बॉयज की दोस्ती कभी भी गर्ल्स गर्ल्स की दोस्ती जैसी नहीं हो सकती, और यह दोस्ती बॉयज गर्ल्स के दोस्ती जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब एक सीधी सीधी केमिस्ट्री है कि अगर कोई दो सब्सटेंसेस हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन अलग है या स्ट्रक्चर अलग है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी अलग होगा। वो सेम कैसे हो सकता है? तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कभी भी बराबर नहीं हो सकता सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, और वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, पर नियरली आइडियल तो हो सकता है। नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो नियरली आइडियल होते हैं? दोस्तों, जैसे आप मिला दीजिए बेंजीन में टोलुइन, तो ये नियरली आइडियल होगा। आप मिला दीजिए क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन, तो ये नियरली आइडियल होगा। ऐसे ही सारे सॉल्यूशंस जिनके दोनों कंपोनेंट या तो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हो, उनकी स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी हो, अगर उनको आपस में मिक्स करते हैं तो वो नियरली आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। तो ये तो बात हुई आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और हम जान गए हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। पर फिर अब नई बात शुरू होती है, वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत इजी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक उल्टा है आइडियल का। जैसे वेज का उल्टा नॉन वेज, वैसे आइडियल का उल्टा नॉन आइडियल। वो सारे सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। ऐसे केस में पी ए बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी बराबर नहीं होगा पी नॉट बी एक्स बी के, डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। ऐसा सब क्यों हो पा रहा है?
क्योंकि इन सॉल्यूशंस के लिए यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बराबर नहीं है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, और वो भी बराबर नहीं है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। मेरे दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में और अपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जितने भी सॉल्यूशंस देखते हैं सब के सब नॉन आइडियल हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने महसूस किया, Pa बराबर नहीं है P नॉट ए एक्स ए के। अगर Pa बराबर नहीं है P नॉट ए एक्स ए के तो दो बातें हो सकती है, या तो Pa बड़ा है P नॉट ए एक्स ए से, और या फिर छोटा है P नॉट ए, Pa छोटा है P नॉट ए एक्स ए से। इसी तरह से Pb अगर बराबर नहीं है P नॉट बी एक्स बी के तो Pb या तो बड़ा होगा P नॉट बी एक्स बी से, और या फिर Pb छोटा होगा P नॉट बी एक्स बी से। इसी तरह से अगर डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं है तो वो या तो पॉजिटिव होगी और या फिर नेगेटिव होगी। डेल्टा V मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम व्हाइल मिक्सिंग ऑफ द टू कंपोनेंट्स अगर 0 नहीं है तो वो या तो 0 से बड़ा होगा और या फिर 0 से छोटा होगा। ये सारी कंडीशंस भी नॉन आइडियल हैं और ये सारी कंडीशंस भी नॉन आइडियल हैं। नॉन आइडियल है मतलब आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। ये सारी कंडीशंस भी जिस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है वो सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन भी आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहा है तो इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन अभी आप महसूस कर रहे हैं। तो आज हमने बात की आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब एक ग्राफ बनाकर देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। एक एक्सिस है, ये y एक्सिस ले लेते हैं और x एक्सिस पर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन को। तो x एक्सिस पर हमने लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन और y एक्सिस पर हमने लिया है वेपर प्रेशर। ये जो y एक्सिस है इसी की एक डुप्लीकेट एक्सिस इसके सामने बनाते हैं और यहां मोल फ्रैक्शन एक्सिस पर दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। या तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर सिर्फ कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B तो अभी डाला ही नहीं है। अगर हम कंपोनेंट A में धीरे धीरे कंपोनेंट B मिलाते जाते हैं, सॉल्यूशन बनाते जाते हैं तो कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन कम होता जाता है। एक्सट्रीम ये होगा कि वो घटते घटते 0 हो जाएगा और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ते जाता है तो एक्सट्रीम ये होगा कि बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा। ये सिर्फ दो इमेजिनरी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। फिर से आता हूं इस पॉइंट पर जहां आपके पास प्योर सॉल्वेंट है यानी कि प्योर कंपोनेंट A है। हम मान लेते हैं कि इस प्योर कंपोनेंट का यहां पर कोई वेपर प्रेशर है, कोई वैल्यू हो सकती है P नॉट A। अब जैसे जैसे प्योर कंपोनेंट A में हमने कंपोनेंट B मिलाया, अगर कंपोनेंट B एक नॉन वोलेटाइल मटेरियल होता या उसका वेपर प्रेशर A के वेपर प्रेशर से कम होता तो हमारे राउल्ट अंकल कहते हैं कि कंपोनेंट B मिलाने से A का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है वैसे वैसे ही कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। इसी ग्राफ को अगर इस डायरेक्शन में देखें तो आप समझ पाएंगे कि कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन जब 0 से बढ़ते बढ़ते 1 होता है तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। यही है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर कंपोनेंट B वोलेटाइल हो तब यह बात यहां से शुरू होगी। जब आपके पास कंपोनेंट B प्योर स्टेट में है तो यह प्योर कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कंपोनेंट B से शुरू करें और उसमें कंपोनेंट A मिलाते जाएं तो कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन घट रहा है इस तरफ, xb इक्वल्स टू 1 से घटते घटते xb इक्वल्स टू 0 की तरफ जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन घटने की वजह से वेपर प्रेशर भी घट रहा है।
तो ये ग्राफ अगर इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे जैसे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ें विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, तो वो लाइन हमको टोटल वेपर प्रेशर देती है और टोटल वेपर प्रेशर होगा PA प्लस PB। यहां पर ये वाली लाइन आपको बता रही है कि PA बराबर होता है P नॉट A एक्स ए के, और ये वाली लाइन बता रही है कि PB बराबर होता है P नॉट B एक्स बी के। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जाए और वो ग्राफ आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइंस वाला ग्राफ मिलता है, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यह है कि ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो यह है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम एक स्टैंडर्ड आइडियल ग्राफ बोलते हैं, पर आप जानते हो आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इसको हम जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऐसे में ये सारी लाइंस मैंने डॉटेड कर दी हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है किसी सॉल्यूशन का। पर अगर मेरे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, मतलब अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, यानी कंपोनेंट A में कंपोनेंट B मिलाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A घटता जाता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ A भी घटना चाहिए और लाइन आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो। पर हमने ऑब्जर्व किया कि लाइन आने के बजाय हमें एक पैराबोला मिलता है। इसी तरह से अगर कंपोनेंट B से शुरू करें, प्योर कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन XB इक्वल्स टू 1 होता है। इसमें जैसे जैसे कंपोनेंट A मिलाते जाते हैं इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए अलोंग स्ट्रेट लाइन, पर ये प्रैक्टिकली देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिक्रीज नहीं होता, बल्कि हमको एक पैराबोलिक कर्व मिलता है। ये दोनों ही बातें बता रही है कि जितना जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए, जैसे इस पॉइंट पर इतना आना चाहिए था तो उससे ज्यादा आ रहा है, इतना आना चाहिए था तो उससे ज्यादा आ रहा है, यानी ये आइडियल बिहेवियर से ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन कह रहे हैं। P टोटल जो इस लाइन पर आना चाहिए था वो भी इस लाइन से ज्यादा वैल्यू रिपोर्ट हो रही है। जो पॉइंट यहां होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो पॉइंट यहां आ रहा है इस तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये ग्राफ आपको बताता है कि PB बड़ा है P नॉट B एक्स बी से और PA बड़ा है P नॉट A एक्स ए से। इसी तरह से P टोटल भी बड़ा है PA प्लस PB से। तो ये ग्राफ आपको बता रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो दोस्तों ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में। पर अगर हम एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिकली सारे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हैं, तो हम इसको एक रेफरेंस लाइन के तौर पर यूज करते हैं। और अब ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर देखेंगे। नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो जो वैल्यूज जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम आएंगी, मतलब जो पॉइंट यहां आना चाहिए वो उससे कम होगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइन एक्सपेक्टेड लाइन से नीचे से गुजरेगी। इसी तरह से प्योर सॉल्वेंट से जब आप शुरू करेंगे तो लाइन एक्सपेक्टेड लाइन से नीचे से गुजरेगी। यह कर्व आपको बताता है कि PA, ये PB का कर्व है, PB
कम है पी नॉट बी एक्स बी से, और ये पी ए का कर्व है जो आपको बताता है कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए से। जब पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगा, यानी कि पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो दोस्तों ये ग्राफ आपको बताता है किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके लिए मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का रिलेशन।